दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी सल्तनत, 600 साल तक 3 मुआज़मों पर हुकूमत करने वाली खिलाफत। लेकिन सिर्फ एक फैसले, एक गलत दोस्ती की वजह से ये पूरी सल्तनत हमेशा के लिए ख़त्म हो गई, उस्मानिया खिलाफत। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि 600 साल पुरानी यह खिलाफत सिर्फ 4 सालों में मिट्टी में मिल गई? उसके लिए हमें उस दौर में जाना होगा जब उस्मानिया सल्तनत अपनी सबसे कमज़ोर हालत में थी। 19वीं सदी के आखिर तक उस्मानिया खिलाफत को यूरोप में बीमार आदमी कहा जाने लगा था। एक ज़माने में जो सल्तनत वियना के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी, अब वो अपने ही इलाकों को एक एक करके खोती जा रही थी। गलपान के इलाके हाथ से निकल चुके थे, मिस्र अंग्रेज़ों के कब्जे में जा चुका था और खिलाफत पर कर्जा इतना बढ़ चुका था कि यूरोप के बैंक सीधा उस्मानी खजाने को कंट्रोल करने लगे थे। इस हालत में उस्मानिया सल्तनत के तख्त पर बैठा था सुल्तान अब्दुल हमीद सामी, एक ऐसा बादशाह जो जानता था कि उसकी सल्तनत चारों तरफ से यूरोपी ताकतों के निशानता है। लेकिन अब्दुल हमीद के अपने ही मुल्क में उसके खिलाफ एक तूफान तैयार हो रहा था। यंग तर्क, पढ़े लिखे फौजी अफसरों और दानिश्वरों का एक ग्रोह जो मानता था कि सुल्तान की दुरानी और कमजोर हुकूमत ने ही सल्तनत को इस हाल में पहुंचाया है। यंग तर्कों ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि खिलाफत को एक मॉडर्न, ताकतवर यूरोपी तर्ज की हुकूमत में बदला जाए। और आखिर 1908 में यंग तुर्कों ने बगावत कर दी और सुल्तान अब्दुल हमीद को मजबूर किया कि वो अपनी सारी ताकत एक आइन और पार्लियामेंट के हवाले कर दे। लेकिन यंग तुर्कों को यही इत्मीनान नहीं हुआ। सिर्फ 1 साल बाद ही उन्होंने सुल्तान अब्दुल हमीद को पूरी तरह तख्त से हटा दिया और उसकी जगह एक कमजोर नाम के सुल्तान को बिठा दिया। असल ताकत अब 3 आदमियों के हाथ में थी, 3 पाशा, अनवर पाशा, तबलत पाशा और जमाल पाशा। यही 3 लोग अब उस्मानिया सल्तनत के असली हुक्मरान बन चुके थे। हालांकि तख्त पर कोई और बैठा था। इन तीनों में सबसे ताकतवर और सबसे खतरनाक था अनवर पाशा। जवान, बुलंद हौसला और यूरोप से बेहद मुतासिर अनवर पाशा कुछ साल पहले जर्मनी ने उस्मानिया सल्तनत का मिलिट्री अताशी रह चुका था और वहां उसने जर्मन फौज की ताकत, उसका डिसिप्लिन, उसकी टेक्नोलॉजी अपनी आंखों से देखी थी। और यहीं से अनवर पाशा के दिल में जर्मनी के लिए एक अजीब सी मोहब्बत पैदा हो गई। इसे लगने लगा कि अगर उस्मानिया सल्तनत को दोबारा ताकतवर बनना है तो उसे जर्मनी जैसा बनना होगा। अब इधर यूरोप में भी हालात बहुत तेजी से बदल रहे थे। बर्तानिया, फ्रांस और रूस मिलकर एक ग्रुप बना चुके थे, जिसके जवाब में जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी एक दूसरे ग्रुप में खड़े थे। पूरा यूरोप 2 हिस्सों में बंट चुका था और एक बड़ी जंग की आहट साफ सुनाई दे रही थी। ऐसे हालात में उस्मानिया सल्तनत के लिए सबसे समझदारी वाला काम ये होता कि वो किसी भी ग्रोह से दूर रहे, क्योंकि रूस की फौज पहले ही कमजोर थी और खजाना खाली था। लेकिन अनवर पाशा का दिल कुछ और ही सोच रहा था। अनवर पाशा को लगता था कि अगर उस्मानिया सल्तनत जर्मनी के साथ खड़ी हो जाए तो जंग के बाद जर्मनी उसकी मदद करेगा और सल्तनत के खोए हुए इलाके वापस मिल सकेंगे। बल्कि अनवर पाशा को यहाँ तक सोचता था कि इस जंग में जीत कर वो रूस के कब्जे वाले मुस्लिम इलाकों वस्ती एशिया तक अपनी सल्तनत का ख्वाब पूरा कर सकता है। ये ख्वाब जिसे तारीख में पीन तरक्ज़म कहा जाता है। लेकिन ये ख्वाब उस्मानिया सल्तनत को तबाही की तरफ ले जाने वाला था। अनवर पाशा ने चुटके से जर्मनी के साथ बातचीत शुरू कर दी, जबकि सल्तनत के बाकी बड़े अफसर, यहाँ तक कि तलत पाशा भी उस जल्दबाजी के खिलाफ थे। लेकिन अनवर पाशा की जिद के आगे किसी की नहीं चली। 1914 में जब आखिरकार यूरोप में जंग शुरू हुई, उस्मानिया सल्तनत में एलानिया तौर पर अभी किसी का साथ नहीं दिया था। लेकिन पर्दे के पीछे अनवर पाशा जर्मनी के साथ खुफिया मुआहिदा कर चुका था। और फिर वो वाकया हुआ कि इसने उस्मानिया सल्तनत की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। जर्मनी ने 2 जंगी जहाज गोबन और बरी सलाओ बरतानवी दहरिया से बचकर उस्मानिया इलाके में भेज दिए। उस्मानिया सल्तनत ने उन जहाजों को अपनी दहरिया में शामिल कर लिया और उन पर उस्मानी झंडा लगा लिया। लेकिन जहाजों के अंदर बैठे थे अब भी वही जर्मन कमांडर और जर्मन मुल्ला। और यहाँ से अनवर पाशा ने वो काम किया जिसने पूरी सल्तनत को तबाह कर दिया। बगैर सुल्तान की पूरी रजामंदी के, बगैर पार्लियामेंट को असल सच बताए, अनवर पाशा ने उन जर्मन कमांडरों को हुक्म दे दिया कि वो जाकर रूस के बहीरा असवद की बंदरगाहों पर हमला कर दें। अक्टूबर 1914 में इन जहाजों में रूस के शहर ओडेसा और सेवास्टोपोल पर बमबारी कर दी। रूस हैरान रह गया। उसे पता ही नहीं था कि उस्मानिया सल्तनत जंग में शामिल हो चुकी है और इस एक हमले से पूरी उस्मानिया सल्तनत खुद ब खुद
बगैर किसी रस्मी ऐलान के पहली जंग अजीम में उतर गई। रूस ने फौरन जंग का ऐलान किया और उसके पीछे पीछे बरतानिया और फ्रांस ने भी उस्मानिया सल्तनत के खिलाफ जंग छेड़ दी। अब सोचिए, एक ऐसी सल्तनत जो पहले ही कर्जे में डूबी थी, जिसकी सोच जदीद हथियारों से महरूम थी, जिसका खजाना खाली था, उसने दुनिया की 3 सबसे बड़ी ताकतों बरतानिया, फ्रांस और रूस तीनों से एक साथ जंग मोल ले ली। सिर्फ एक आदमी के फैसले की वजह से। जंग के शुरुआती महीनों में ही अनवर पाशा ने एक और खौफनाक गलती की। उसने खुद फौज की कमान संभाली और रूस पर एक बड़ा हमला करने का फैसला किया, वो भी सर्दियों के दरमियान कफकास के बर्फीले पहाड़ों में। इसके जर्नेलों ने उसे रोका, कहा कि ये मौसम फौज के लिए तबाही ला सकता है। लेकिन अनवर पाशा को अपनी फौजी सलाहियत पर इतना गुरूर था कि उसने किसी की नहीं सुनी। सरी कालिश की जंग। उस्मानी फौज बर्फ में जमने लगी। हथियार, कपड़े, खाना कुछ भी पूरा नहीं था। कहा जाता है कि इस जंग में उस्मानी फौज के जितने सिपाही रूसी गोलियों से नहीं मरे, उससे कहीं ज्यादा सिर्फ ठंड से जमकर मर गए। उसी 1000 से ज्यादा फौजी उस एक गलती की वजह से खत्म हो गए। ये उस्मानिया सल्तनत के लिए एक ऐसा जख्म था जिससे वो कभी पूरी तरह नहीं उभर सकी। लेकिन इस हार की सबसे खतरनाक कीमत किसी और को चुकानी पड़ी। सरिकालिश की हार के बाद अनवर पाशा ने अपनी नाकामी चुकाने के लिए एक बहाना ढूंढा। उसने कहा कि उस हार की असल वजह सल्तनत के अंदर रहने वाले आर्मीनियाई लोगों ने रूस का साथ दिया और इसी इल्जाम की आड़ में उस्मानिया हुकूमत ने वो किया जिसे आज दुनिया आर्मीनियाई नस्लकशी के नाम से जानती है। लाखों आर्मीनियाई लोगों को उनके घरों से निकाल कर सफर पर भेज दिया गया, जिसमें भूख, प्यास और तशद्दुद से लाखों लोग मारे गए। ये वाकया आज तक उस्मानिया सल्तनत के आखिरी सालों की सबसे काली और सबसे मुतनाज़ी कहानी मानी जाती है। इधर दूसरी तरफ अरब के इलाकों में भी हालात तेजी से बिगड़ रहे थे। जमाल पाशा, जो शाम और फलस्तीन का गवर्नर था, उसने अरब कौम परस्तों के खिलाफ इतनी सख्ती दिखाई कि उसे अस्सफा यानी खून बहाने वाला कहा जाने लगा। दमिश्क और बैरूत में दर्जनों अरब लीडरों को सरेआम फांसी दे दी गई, सिर्फ इस शक में कि वो सल्तनत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। इस सख्ती ने अरबों के दिल में उस्मानिया खिलाफत के लिए जो थोड़ी बहुत वफादारी बची थी, उसे भी खत्म कर दिया। अंग्रेजों को यही मौका चाहिए था। बरतानवी सल्तनत पहले ही जानती थी कि अगर उस्मानिया सल्तनत को तोड़ना है तो सबसे आसान रास्ता है अरबों को उनके ही खलीफा के खिलाफ खड़ा कर देना। और मक्का के शरीफ हुसैन के साथ मिलकर अंग्रेजों ने अरब बगावत की बुनियाद रख दी। सल्तनत जो पहले ही शुमाल में रूस से, मगरिब में गेली पोली में बरतानिया फ्रांस से जूझ रही थी, अब उसे अपने ही अरब इलाकों में भी एक नई जंग का सामना करना पड़ा। गेली पोली की जंग में जरूर उस्मानी फौज में खास तौर पर एक जमाल कर्नल मुस्तफा कमाल की कमान में बरतानवी और फ्रांसीसी फौजों को बुरी तरह हराया। ये उस्मानिया सल्तनत की उस पूरी जंग की शायद इकलौती बड़ी कामयाबी थी। लेकिन एक जीत उन तमाम हारों और तबाही को नहीं रोक सकी जो चारों तरफ से सल्तनत को घेर चुकी थी। 1916 ने अंग्रेज और फ्रांसीसी अफसरों ने चुपके से एक नक्शा तैयार किया, साइक्स-पिको मुआहिदा। इस खुफिया मुआहिदे ने तय हो गया कि जंग खत्म होने के बाद उस्मानिया सल्तनत के अनग इलाकों को बरतानिया और फ्रांस आपस में बांट लेंगे, जबकि इसी वक्त अंग्रेज शरीफ हुसैन से वादा कर रहे थे कि जंग जीतने के बाद अरबों को आज़ादी मिलेगी। ये वादा और ये मुआहिदा एक साथ नहीं चल सकते थे, और तारीख ने बाद में ये साबित भी किया कि अंग्रेजों की नीयत में कभी अरबों की आज़ादी थी ही नहीं। अब उस्मानिया सल्तनत हर महाज पर टूट रही थी। जंग का खर्चा बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। लोग भूख से मर रहे थे। फौज में हौसला खत्म हो चुका था, और अनवर पाशा, जिसने अकेले अपने फैसले से ये पूरी जंग शुरू करवाई थी, अब भी अपनी गलतियों से सबक नहीं ले रहा था। 1918 में आखिरकार जर्मनी की हार होने लगी, और जर्मनी की हार का मतलब था उस्मानिया सल्तनत की भी हार। अक्टूबर 1918 में उस्मानिया सल्तनत को मजबूरन मदरूस का मुआहिदा करना पड़ा, जिसमें उसने हथियार डाल दिए। तीन पाशा, अनवर, तलत और जमाल तीनों रातों रात एक जर्मन आर्लोज में सवार होकर मुल्क से भाग गए। वो मुल्क जिसे उन्होंने अपने मुरूर और अपनी जिद की वजह से तबाह कर दिया था। जंग खत्म होते ही जीतने वाली ताकतों ने वही किया जो साइक्स-पिको मुआहिदे ने पहले से तय था। उस्मानिया सल्तनत के अनग इलाके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। शाम और लिबनान फ्रांस के हवाले,
इनाम और फ़लस्तीन बरतानिया के हवाले। 600 साल की खिलाफत जो कभी 3 बराज़नों पर फैली हुई थी, अब सिर्फ अनातोलिया के एक छोटे से हिस्से तक सिमट गई। और इसके कुछ ही साल बाद वही जवान कर्नल जिसने गेली कोली में अंग्रेजों को हराया था, मुस्तफ़ा कमाल, उसने आगे बढ़कर तुर्की की आज़ादी की नई जंग लड़ी और आखिरकार 1924 में खिलाफत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी इस्लामी सल्तनत जो 600 साल तक कायम रही थी, वो सिर्फ एक आदमी की बुलंद हौसलगी, एक जल्दबाजी में की गई दोस्ती और कुछ चंद खुफिया फैसलों की वजह से हमेशा के लिए दुनिया के नक्शे से मिट गई। आज जब हम मिडिल ईस्ट के नक्शे को देखते हैं, जब हम शाम, इराक, फ़लस्तीन और उर्दन की मौजूदा सरहदों को देखते हैं, तो असल में हम इसी अनवर पाशा के इस एक फैसले का नतीजा देख रहे हैं। एक फैसला जो उसने बगैर सल्तनत की मर्जी के अपने गरूर और अपने ख्वाबों के लिए लिया था। तारीख गवाह है कि कभी कभी एक अकेले आदमी का फैसला पूरी कौम की किस्मत बदल देता है, चाहे वो किस्मत तबाही की तरफ ही क्यों न ले जाए।